दोस्तों, मेरा नाम है आकर्षण महाजन और मैं आपका अपने इस YouTube चैनल पॉलिटी पल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है और हमारे इस लेक्चर का नाम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रीडिफाइनिंग वेस्टमिंस्टर मॉडल। अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, तो आप ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा। इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसको लाइटली मत लीजिएगा। तो इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो है, लेकिन हमने उसको कैसे रीडिफाइन किया है वेस्टमिंस्टर मॉडल से। ठीक है। अब इस वीडियो में बेसिकली हम स्टडी करेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो कि इंडिया में है, ठीक है, वो होती क्या है और उसको उसको हमने कैसे रिफाइन रीडिफाइन किया है वेस्टमिंस्टर मॉडल में। अब ये वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है? देखो, वेस्टमिंस्टर मॉडल, वेस्टमिंस्टर जो है एक जगह का नाम है जो कि यूके में है ये जगह। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि ये जो आइडिया है हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी का, ये कहीं ना कहीं हमने यूके से लिया है। बेसिकली हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपने हिसाब से, अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो है उसको एडजस्ट किया है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द जनरेशन, या आप कह सकते हो सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। और फिर उसको हमने उसमें कुछ चेंजेस करके हमारे इंडिया की जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जो है इस्टेब्लिश किया है इंडिया में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। देखो, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का टॉपिक हम अपनी लोअर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगने वाला है। फिर भी मैं आपको आसान शब्दों में आप मैं इसको बयान करता हूँ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे जो आप कह सकते हो एक स्टेट होती है, या एक स्टेट का मतलब होता है कि एक कंट्री, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को कंट्री कहा जाता है। तो किसी भी एक कंट्री में जब उसके जो सिटीजन्स हैं तो यूज करते हैं डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स। डेमोक्रेटिक आप कह सकते हो एक टाइप का, वो डेमोक्रेटिक रूल्स को यूज करते हैं, डेमोक्रेसी को यूज करते हैं। और डेमोक्रेसी को यूज करके वो अपना वोट कास्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट उनको पसंद आता है उसको वो वोट देते हैं। उसके मतलब कैंडिडेट्स को एक टाइम स्पैन दिया जाता है कि जिसमें वो अपने मैनिफेस्टोज जो हैं आगे सिटीजन्स को जो होंगे उनको बताएंगे कि एक पार्टी क्या क्या गोल्स जो है अचीव करना चाहती है। वो गोल्स जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को, या आप कह सकते हो मास ऑडियंस को, एक टाइप का इनकरेज करता है कि वोट किसके पाले में गिरेगा, किस पार्टी के पाले में गिरेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पे हमारा लेजिस्लेचर फॉर्म होता है। ठीक है। क्या बोला मैंने कि पीपल और सिटीजन्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट बाय यूजिंग डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स कास्ट देयर वोट, और देन जो हमारा लेजिस्लेचर है वो फॉर्म होता है। उसके बाद क्या होता है? अब लेजिस्लेचर फॉर्म तो हो गया। अब लेजिस्लेचर जब फॉर्म हो जाता है तो फिर उसके बाद जो जो पर्टिकुलर पार्टी जिसके मेंबर्स लेजिस्लेचर में ज्यादा होंगे, ठीक है, वो हमारा आगे एग्जीक्यूटिव चुनेगा। ठीक है। एग्जीक्यूटिव चुनेंगे, लेजिस्लेचर हमारा एग्जीक्यूटिव बनाएगा। अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है? बहुत ही आसान है। एग्जीक्यूटिव हो गया कि जो लॉज को एग्जीक्यूट करता है, देखो उसको आपके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करता है, मतलब सिटीजन्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। उनके वेलफेयर के, वो कुछ भी लॉज हो सकते हैं, वो आपके वेलफेयर के लिए हो सकते हैं, वो आपकी सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट के लिए हो सकते हैं, वो वो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी हो सकते हैं, या किसी एक आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए भी हो सकते हैं। वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं लॉज। और हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इंडिया की, इसमें क्या चीज रहती है देखने वाली कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो हेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्राइमस इंटर पेरिस। ओके। ये डेफिनेशन है, ये एक हमारे हरोल्ड पॉलिटिकल थिंकर थे, हरोल्ड। उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि अ प्राइम मिनिस्टर इज अ प्राइमस इंटर पेरिस विच इज की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च। ठीक है। मतलब कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, क्योंकि वो लेजिस्लेचर से बनकर आया है। ठीक है। वो लेजिस्लेचर से बनकर आया है और सभी मिनिस्टर्स उसके अंडर काम करते हैं। ठीक है। और कुछ खास मिनिस्टर्स जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर्स। इसलिए हम इसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। अब पार्लियामेंट में ये चीज देखने वाली रहेगी कि अगर लेजिस्लेचर में वो पर्टिकुलर पार्टी जो है अपना, आप कह सकते हो कि अगर कहीं ना कहीं मतलब मेंबर्स कम हो जाते हैं उस पर्टिकुलर पार्टी के, या पार्टी जो है उतना दमखम नहीं दिखा सकती जितना वो पहले दिखाया करती थी अपना, तो यहाँ पे क्या होगा कि जाहिर सी बात है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा। और जो प्राइम मिनिस्टर मतलब जैसे हमारे वोट डले होंगे, जिस पार्टी के पर्टिकुलर पार्टी के वो पक्ष में वोट डले होंगे, वो पर्टिकुलर पार्टी यहाँ पे उभर कर आएगी और उसका जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट माने द रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो फॉर्म होगा। अब रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में क्या फ़र्क होता है, हम ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं इस टॉपिक में। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा टॉपिक, वैसे मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो मेक श्योर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
ऐसा कंटेंट आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या है कि रियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि हमारे जो इंडिया है ना, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वो रियल एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है ना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कंपल्शन तो चलो है, पर प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं इंडिया में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर्स काम करते हैं, और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर जो है कोई भी जो किसी भी डिपार्टमेंट से फाइल की रिक्वेस्ट कर सकता है। कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की कैसी कंडीशन है, उसके रिलेटेड वो डाटा किसी भी जो है जो इंस्टीट्यूशन है उससे डिमांड कर सकता है। और इस टाइम पे वो जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है, उसको वो फाइल जो है वो प्राइम मिनिस्टर को देनी ही पड़ेगी, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। और अगर वो इन केस अगर वो मिनिस्टर फाइल देने से मना करता है, सबमिट करने से मना करता है, या आप कह सकते हो टाला मटाली करता है, उसको बात को टालने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी है कि वो जो है आगे प्रेसिडेंट को जो है वो कर सकता है, मतलब प्रेसिडेंट से इसकी शिकायत कर सकता है कि आप जो है उस पर्टिकुलर जो लीडर है, ठीक है, मिनिस्टर है, उसको आप जो है या तो खुद रेजिग्नेशन दे दे वो तो ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के थ्रू वो उसको बर्खास्त भी करवा सकता है, उसको निकलवा भी सकता है पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का जो है बहुत ही एक अहम रोल देखने को यहाँ पे हमें मिलता है। और प्रेसिडेंट जो है वो एक टाइप का आप कह सकते हो कि जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है इंडियन डेमोक्रेसी में, वैसे ही प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। नॉमिनल आप कह सकते हो एक टाइप का सेरिमोनियल हेड है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एक रियल हेड है, और प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है या सेरिमोनियल हेड है। सेरिमोनियल हेड मतलब प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन में, या आप कह सकते हो कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे, जो एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो फाइल है वो प्रेसिडेंट तक जाएगी, और प्रेसिडेंट जो है उस फाइल को कंसीडर करेगा, उसके ऊपर साइन करेगा। अब आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे मतलब आप क्या कहोगे कि प्राइम मिनिस्टर तो चलो ठीक है सब कुछ है, तो प्रेसिडेंट तो कुछ भी नहीं है। देखो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। देखो प्रेसिडेंट का मेनली ये काम है कि वो जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स अच्छे से फॉलो हों, इस चीज़ का वो ध्यान रखता है। ठीक है, वो कोशिश करता है कि यहाँ पे कोई ऐसी लॉ या ऐसा कोई रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट ना हो इंडिया में जो कि डेमोक्रेसी को इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली वायलेट कर रहा हो या इनडायरेक्टली वायलेट कर रहा हो। ऐसे रूल से जो प्रेसिडेंट है वो एक पर्टिकुलर स्टेट को या एक पर्टिकुलर कंट्री को बचाता है। ठीक है, और दूसरा प्रेसिडेंट का ये काम होता है कि वो साइन तो करता ही है, उसके साइन के बिना जो है इंडिया में जो जो एक पर्टिकुलर बिल है वो कभी भी लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि जो जल सेना, वायु सेना और जल सेना, वायु सेना और थल सेना, ठीक है, ये जो तीन टाइप की जो हमारे पास इंडियन आर्मीज हैं, ये प्रेसिडेंट के अंडर काम करती है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रेसिडेंट को भी आप कम मत समझिएगा। अब मेरे पास एक और अच्छी एग्जांपल है कि आपको समझाने के लिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। देखो क्या है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो रियल एग्जीक्यूटिव है और सेरिमोनियल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो कैसे वर्क कैसे करता है, आइडियोलॉजी वर्क कैसे करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको आपके घर घर का ही दे देता हूँ। लड़के बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे, तो ध्यान से सुनना इस चीज को। ठीक है, मजा भी आने वाला है तुम्हें। सुनो, देखो क्या है, एक फैमिली में तुम्हारे मम्मी है, तुम्हारे पापा है, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब पापा जो हैं मान के चलो वही एक अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, या सोर्स ऑफ द इनकम है आपकी फैमिली में। मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है। ठीक है, अब उनका एक बेटा भी है, ऐसा मान के चलो कि उनका एक बेटा भी है, और वो बेटा जो है अब कॉलेज में है। ठीक है, वो कॉलेज में है तो वो बेटा जो है अब वो बाइक की डिमांड कर रहा है कि मेरे को जो है पापा जी बाइक दिलवा दो। कोई भी बेटे के पास इतनी हिम्मत तो होगी नहीं कि वो डायरेक्टली जो है जाकर वो कर देगा, पापा को बोलेगा कि पापा मुझे बाइक चाहिए। कोई भी पापा तो भाई बोले मतलब डायरेक्टली तो नहीं मानेगा अपने बेटे की बात। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बेटा है वो मम्मी को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, मम्मी को इस्तेमाल करेगा क्या, एज अ मीडिएटर। ठीक है, अपनी बात पहुंचाने के लिए कहाँ किसके पास, पापा तक। ठीक है, अब क्या इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जिसके हाथ में पैसा है वही तो घर को चलाएगा, वही तो आपकी ख्वाहिशें पूरी करेगा, वही तो आपकी डिमांड्स पूरी करेगा। ठीक है, उसके खिलाफ तो आप जा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया, आपने मम्मी को एज ए मीडिएटर यूज किया। अब मम्मी जो है आपकी बाइक की बात जो है वो पापा से करेगी, और चांसेस हैं कि आपको बाइक मिल भी जाए। तो यहाँ पे आपकी जो मम्मी है वो एक्ट करेगी एज अ सेरिमोनियल हेड ऑफ योर फैमिली, और जो आपके पापा हैं वो एक्ट करेंगे एज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ योर फैमिली, द रियल हेड ऑफ योर फैमिली। ओके, समझ आ गई? कितना आसान था।
चलो अब मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई जो इंडिया की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो उसमें हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल का इस्तेमाल क्यों किया, उसमें उसी में चेंजेस क्यों लाए, किसी और वेस्टमिंस्टर मॉडल किसी और मॉडल में हमने चेंजेस क्यों नहीं लाए, किसी और मॉडल को हमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया भाई। तो देखो इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल है। इसका आंसर ये है, इंडिया हैज रिमेन्ड अंडर द ब्रिटिश इंपीरियल रूल फॉर ऑलमोस्ट ओवर अ सेंचुरी। ओ भाई 100 सालों तक हमारा इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के, जो आप कह सकते हो, अंडर रहा है। ठीक है। तो उन्होंने जितने भी आप कह सकते हो ऑर्डिनेंसेस निकाले, पॉलिटिकल सेटअप बिठाया हमारे ऊपर। ठीक है। जितने भी रूल्स निकाले, रेगुलेशंस निकाले, स्टेट कैसे चलनी है, उसका बेसिक आइडिया क्या होना चाहिए, उस उन आइडियाज से जो हमारे इंडियन सिटीजन्स थे वो कुछ हद तक फैमिलियर थे। आप ये भी कह सकते हो कि इंडियंस को जो है कैसे स्टेट चलानी है, हमने जो है वो ब्रिटिशर से ही सीखा। स्टेट इन द सेंस की कंट्री कैसे चलानी है, वो हमने ब्रिटिशर से ही सीखा, हमने यूके से ही सीखा। तो हम इस मॉडल से यानी वेस्टमिंस्टर मॉडल से कुछ ज्यादा फैमिलियर थे, इसलिए हमने इसी को अडॉप्ट किया कुछ चेंजेस लाकर, जो कि बन गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इतना सिंपल था। तो चलिए हम अब अगली स्लाइड में मूव करते हैं। ये देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहा है कि डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेल्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड चेरिस्ड वन। ठीक है। बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और इसको बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अदर कंट्रीज में भी। ठीक है। अब आप वेस्टर्न थॉट की अगर बात करो, फॉर एग्जांपल आप राइटिंग्स पढ़ो प्लेटो की, आप राइटिंग्स पढ़ो अरिस्टोटल की, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि उन्होंने भर भर के डेमोक्रेसी को गाली दी हुई है, मतलब क्रिटिसाइज किया हुआ है। ठीक है। ये थोड़ा गलत वर्ड हो जाएगा, गाली दी है, लेकिन गाली से कम भी नहीं। ठीक है। वो मानते थे कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट है जो कि अनपढ़ों को इकट्ठा करके बनाई गई है। और डेमोक्रेसी, आप इसको अदर सेंस में ऐसे भी कह सकते हो कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट वेयर द गवर्नमेंट इज ऑपरेटेड बाय और गवर्न्ड बाय फूल्स। ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, उसमें जो सिटीजन्स होंगे, जो पर्टिकुलर एक कंट्री के जो लोग होंगे वो भी पागल होंगे, और जो हेड होगा उनका वो भी पागल होगा, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को यहाँ पे अडॉप्ट कर रहा है अपनी एक पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है। तो वेस्टर्न थॉट बहुत ही ज्यादा, खासकर प्लेटो और अरिस्टोटल, डेमोक्रेसी के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल और बहुत ही ज्यादा चेरिश यानी पसंद की जाती है बड़ी कंट्रीज के द्वारा। और इसको सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इसके मॉडिफाइड वर्जन्स को, हाइब्रिड फॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अदर कंट्रीज में भी यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है। However, different countries tend to adopt and practice different forms of government based upon many considerations like historical context, past experiences, socio-economic condition, status, geographical makeup, strategic consideration, constitution framework, and so on and so forth. देखो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर, अब डेमोक्रेसी क्या क्यों अडॉप्ट की है इन पर्टिकुलर स्टेट्स ने। ठीक है। कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अडॉप्ट कर सकते थे। देखो ऐसा क्या क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर स्टेट की क्या हिस्ट्री रह चुकी है। ठीक है। कैसी सोसाइटी की कैसी कंडीशंस रह चुकी हैं। ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक, या फिर आप कह सकते हो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी रह चुकी हैं एक पर्टिकुलर स्टेट की। ठीक है। और जियोग्राफिकल कंडीशंस आप मान के चलो कि वो एक पर्टिकुलर जो स्टेट है वो किस एरिया में लाई करता है, उसको देखकर जो है डेमोक्रेसी को जो है मॉडिफाई किया गया है, और डेमोक्रेसी में जो है चेंजेस लाए गए हैं। और अपने हिसाब से डेमोक्रेसी की जो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको जो अदर कंट्रीज हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, अडॉप्ट किया है। ठीक है। देखते हैं अगले पॉइंट में ये क्या लिख रहे हैं। बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुड बी फर्दर क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू थ्री टाइप्स। सबसे पहले प्रेसिडेंशियल, फिर दूसरे नंबर पे पार्लियामेंट्री आएगा, एंड तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा सेमी प्रेसिडेंशियल वंस। ठीक है। अब इनको हम डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम पिछली स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है। हम प्रेसिडेंशियल और सेमी प्रेसिडेंशियल वंस को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। देखो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है। ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है ना, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, माने एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है। वही जो है वो रूल्स को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। इसमें बेस्ट एग्जांपल आप देख लो,
एक तो आ गई हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जिसको हम बोलते हैं। फिर मैक्सिको। फिर हमारे पास आ जाएगा नाइजीरिया। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं एट एक्सेट्रा। ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो elect किया जाता है बाय द डायरेक्ट, बाय दी बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है। यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं यूएसए के, वो जो है अपना वोट कास्ट करते हैं, और यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट को जो है इलेक्ट किया जाता है बाय सिंपल मेजोरिटी। और जो प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 6 साल का रहता है, और 6 साल के बाद जो है दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट की करवाई जाती हैं। और यहाँ पे हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। ठीक है। जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो बाय द डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पे इलेक्ट होकर आता है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में हमारे पास जो पावर्स हैं वो हम देखते हैं कि डिवाइड की गई हैं बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, जो कि प्रेसिडेंट है, वो रूल्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा लोगों के ऊपर। लेजिस्लेचर फ्रेमवर्क डिसाइड करेगा पॉलिसीज का। ठीक है। और यहाँ पे क्या पॉलिसीज जो है लोगों को मतलब सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग क्या उनको सूट करेगी, वो पॉलिसीज का फ्रेमवर्क जो है वो लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगी जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम होता है? इंटरप्रेट करना लॉज को, कि वो जो पर्टिकुलर लॉज या वो जो पर्टिकुलर पॉलिसीज हैं, क्या वो कहीं पे उनमें कोई ग्रे जोन तो नहीं है। ये चीज को जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखती हैं, एज अ गार्डियन काम करती हैं। जो हमारी जुडिशरी है वो चेक एंड बैलेंस का एक, आप कह सकते हैं, रोल प्ले करती है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब हम आते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल वन के ऊपर। अब सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है हमारे पास कि जो गवर्नमेंट होती है वो मेनली जो है किसके हाथ में होती है? वो मेनली होती है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में। ठीक है। और प्रेसिडेंट भी होता है, पर उसके डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, हर एक के अपने एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन है। ये दोनों एक दूसरे में वो नहीं कर सकते, दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके आप एग्जांपल देख लो, फ्रांस है, तो फ्रांस में क्या होता है कि जो हमारे पास डोमेस्टिक पॉलिसीज होती हैं, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, वो जो है वेस्ट की जाती हैं, एक्सरसाइज की जाती हैं बाय दी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। और दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर होती है कि वो जो है वो आर्मी का कमांडर इन चीफ होता है, एट एक्सेट्रा और भी पोर्टफोलियोज होते हैं। तो चलिए हम अब पढ़ते हैं आगे क्या लिख रहा है ये। आगे लिख रहा है कि प्रेसिडेंशियली हमने डिस्कस कर लिया ना। अब ये बोल रहा है, हाउएवर ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम दीज फॉर्म्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड ऑल्सो एंड हाइब्रिड फॉर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कुड बी नोटिस। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों ने क्या किया अपने हिसाब से। ठीक है। लोगों ने नहीं, बेसिकली जो मतलब जो स्टेट को जो चला रहे थे, ठीक है, जो हेड थे स्टेट के, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है डेमोक्रेसी में थोड़ा सा चेंज लाते हैं, और इसको जो है अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम जो है इसमें चेंज लाएंगे, और इसको हम जो है अपनी कंट्री में जो है इस्टेब्लिश करेंगे, जैसे कि हमें अच्छा लगेगा, जैसे कि हमारे सिटीजन्स को अच्छा लगेगा। ठीक है। तो ये इसका मतलब है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं ये? पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। बोला, India has remained under the British imperial rule for many decades, and during the colonial times, it encountered administrative and political mechanisms and processes in the British state. अब देखो क्या था कि जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि जो हमारा इंडिया था वो करीबन 10 डिकेड्स यानी 100 सालों तक ब्रिटिश हुकूमत के अंडर रहा था। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो जाहिर सी बात है, उन्होंने हमारे ऊपर पॉलिटिकल मैकेनिज्म्स बिठाए थे, हमारे ऊपर हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए थे, हमारे 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 ऊपर मैकेनिज्म्स बिठाए थे, पॉलिटिकल मैकेनिज्म बिठाए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज लाई थी। ठीक है। प्रोसेसेस लाए थे। क्यों लाए थे? ताकि वो हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर सकें। ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। अब बोल रहा है कि ब्रिटेन हैज अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आल्सो नोन एज वेस्टमिंस्टर मॉडल। द लेटर डिसाइडेड टू अडॉप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंस्टेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल वन। अब ये मैंने पीछे आपको बताया, जब हम पहली स्लाइड में थे तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में वेस्टमिंस्टर मॉडल को ही क्यों चेंज क्यों किया, और हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल को ही क्यों अपनाया, कोई और मॉडल हमने क्यों नहीं अपनाया। देखो, सिंपल सी इसका आंसर ये है कि 100 ईयर्स तक जो इंडिया है वो ब्रिटिशर्स के अंडर रहा।
ठीक है, उनके गुलामी में रहा। तो यहाँ पे जो स्टेट चलाने के लिए जो उन्होंने पॉलिटिकल मैकेनिज्म बिठाया था, जो सेटअप बिठाया था, इंडियंस उससे बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए थे भाई। इंडियंस को पता लग गया था कि अब स्टेट को जो है कैसे चलाया जाएगा, कैसे हम जो है अब अपनी डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करेंगे, वो सीख चुके थे कि कैसे कैसे स्टेट जो है वो चलाई जा सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने किसी और मॉडल को ना चुनते हुए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ना चुनते हुए, उन्होंने जो है वेस्टमिंस्टर को ही चुना और यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कौन सी हो गई कि जिसमें पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट कौन सी है इंडिया में, आपको पता ही होगा, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा होती है और यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगली लाइन क्या बोल रहा है। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्स मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड द एग्जीक्यूटिव्स आर thus the part of legislature also responsible and accountable to the legislature for all their acts and omissions and commissions। देखो, ये मैंने आपको पहली स्लाइड पे ऑलरेडी बता दी है कि अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है कि जहां पे लोग जो हैं बाय यूजिंग द डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, ठीक है, अपना वोट कास्ट करते हैं और अपने अपना जो है, आप कह सकते हो, एक टाइप का लेजिस्लेचर को फॉर्म करते हैं। और लेजिस्लेचर को जब वो फॉर्म करते हैं तो जिस पार्टी की मेजोरिटी, ठीक है, या आप कह सकते हो जिस पार्टी की सीट्स लेजिस्लेचर में ज्यादा होंगी, उसी का एग्जीक्यूटिव बनेगा जो कि हमारे ऊपर रूल करेगा, जो हमारे ऊपर जो है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, और जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव होगा वो एक तरीके से आप कह सकते हो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होगा, क्योंकि वो क्यों होगा, क्योंकि वो लेजिस्लेचर से ही निकल कर आया हुआ है। और वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा, अकाउंटेबल भी होगा। ठीक है, जो भी वो पॉलिसीज निकालेगा, ठीक है, जो भी वो एक्ट्स निकालेगा, ठीक है, जो भी वो कमीशंस बिठाएगा, ठीक है, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी और उसकी अकाउंटेबिलिटी का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव का ही होगा, वो हमारी पीएम का होगा, आप कह सकते हो, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होगा। तो चलिए अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया फीचर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फीचर्स क्या रहने वाले हैं हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इन इंडिया देयर इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब वो कैसे है, वो इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो है अपर हाउस और लोअर हाउस देखने को मिलता है। ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस देखने को मिलता है, माने लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलती है, जिसमें जो है लोकसभा जो है वो मैटर्स रेज करती है विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, और स्टेट स्टेट के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनको डिसाइड किया जाता है हमारे राज्यसभा में। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास रिटन एंड द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमने ये पिछली वीडियोस में भी, पिछले लेक्चर्स में भी स्टडी कर चुके हैं कि जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक तो रिटन फॉर्म में है, ठीक है, और वो बहुत ही ज्यादा लेंदी है, मतलब बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो वास्ट डॉक्यूमेंट है। वो क्यों है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज की कोशिश करी है शुरू से ही कि जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसमें कोई भी आप कह सकते हो शक की गुंजाइश ना रहे, कोई भी ऐसे कंफ्यूजन का यहाँ पे गुंजाइश ना रहे। हर एक चीज को जो है अच्छे से इलेबोरेटेड फॉर्म में डिस्कस किया गया है। ठीक है, किसी भी पॉलिसी को, किसी भी फ्रेमवर्क को यहाँ पे अच्छे से डिसाइड किया गया है। लॉ को कैसे चेंज करना है और लॉ को कैसे बनाना है, और लॉ, किसी भी बने हुए लॉ को कैसे चेंज, मतलब आप कह सकते हो कि कैसे उसको वापस से उसको तोड़ना है, लॉ को खत्म करना है, वो सब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमारी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन का, सब कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। कुछ भी हमें यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रे जोन नहीं देखने को मिलता है कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का हमें वायलेशन देखने को मिले, कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। हर एक चीज को अच्छे से इंटरप्रेट किया गया है। ठीक है, तो यही है इसका सिंपल मीनिंग कि हमारे पास रिटन फॉर्म ऑफ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास थर्ड पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। देखो बहुत ही ज्यादा इजी है ये। क्या है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही सुप्रीम है हमारे यहाँ पे, वही जो है सबसे ऊपर है हमारे इंडिया में। ठीक है, कोई भी एक सिटीजन जो है वो ऊपर नहीं है। सिटीजन्स, कोई भी एक बंदा जो है वो, आप कह सकते हो कि वो अपना रूल नहीं किसी दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर अपना रूल नहीं जमा सकता। उसको नहीं बोल सकता कि तू मेरी मर्जी से जी। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं? ताकि कोई भी बंदा जो है वो लिबर्टी के साथ उनको जो है अपने राइट्स को जो है एंजॉय कर सके, और कोई भी यहाँ पे कंपल्शन ना हो। हाँ, वो अलग बात है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा सकती है सिटीजन्स के ऊपर, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी के अंडर सिटीजन्स को काम करना पड़ेगा, उसी के अंदर एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ पे आप कह सकते हो कि रूल ऑफ द पर्सन नहीं चलेगा, यहाँ पे रूल ऑफ द लॉ चलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर रूल ऑफ द पर्सन चलेगा तो यहाँ पे देर इज अ डिसऑर्डरनेस आ जाएगी सोसाइटी में, और अगर डिसऑर्डरनेस आ जाएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जंगल राज आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहेगी स्टेट में तो वो तो भाई जंगल राज ही होगा ना। कोई भी पर्सन किसी को भी मार रहा है, किसी को भी काट रहा है, तो ये जो है नहीं चलेगा। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल। अब इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे जो भारत का संविधान है वो तो ना तो रिजिड रिजिड है, वो ना ही फ्लेक्सिबल है। वो ये ब्लेंड है इन दोनों का। वो रिजिड भी है, वो फ्लेक्सिबल भी है। देखो, हमारे भारत के संविधान का क्या चक्कर है कि यहाँ पे कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। वो बेसिक स्ट्रक्चर में लाई करते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम नहीं छेड़ सकते। अगर हम उसको छेड़ेंगे ना तो यहाँ पे जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोलैप्स हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को जो है हार्म करेंगे तो यहाँ पे जो हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम रिजिड मान सकते हैं, जिसको हम चलो कर तो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टिकलिश टास्क टास्क हो जाएगा। वो बहुत ही ज्यादा इजी टास्क नहीं माना जाता। और पार्टली फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हो गया? पार्टली फ्लेक्सिबल का सिंपली ये मतलब हो गया कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हम चेंज भी कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग बिल्स इन द लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, हम उनको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने बोला था देखो भारत का संविधान इसलिए ब्लेंड होना चाहिए रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, ताकि देखो अगर भारत का संविधान रिजिड होगा तो वो भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसमें वही रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जो सदियों से लोग फॉलो करते आएंगे। अब सोसाइटी तो चेंज होती रहती है ना। अब ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ठीक है, वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहता। ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो आधे घंटे में कुछ और होगा, उसके आधे घंटे के बाद चेंज हो जाएगा, कुछ और रहेगा। ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट स्टैटिक। तो ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सदियों पुराने रूल्स और रेगुलेशंस आज भी लोग जो हैं इंडिया में फॉलो करेंगे? तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज लाना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द करंट जनरेशन। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था इसको हम बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं बनाएंगे ताकि हम उसमें कुछ चेंज ही ना ला पाए, वो एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट काम ही ना कर पाए, और हम इसको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं रखेंगे। अब देखो फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं रखेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो इतना आसान हो जाएगा पॉलिटिशियंस के लिए कि वो जो है कभी भी अपनी मन मर्जी से जो है बिल पास करेंगे और बोलेंगे हाँ जी फलाना एक्ट रिमूव कर दो, फलाना जो है बिल जो है वो ले आओ, और हम जो है इसको एक्ट बना देते हैं, और कोई भी मन मर्जी का एक्ट जो है वो पास करा देंगे धीरे से, और सॉरी बिल पास करा देंगे। ठीक है, पार्लियामेंट से, जो कि एक तो डेमोक्रेसी का वायलेशन भी हो सकता है इससे, और एक आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी जो है एक टाइप का खिलौना बन गई पॉलिटिशियंस के हाथ का। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ये मानते थे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड होना चाहिए, रिजिडिटी का भी फ्लेक्सिबिलिटी का भी। तो चलिए फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं क्या बोल रहा है। फिफ्थ पॉइंट ये हमारे पास बोल रहा है कि द इंडियन फेडरलिज्म इज फेडरल इन अपीयरेंस बट यूनिटरी इन स्पिरिट। अब जो इंडिया का फेडरल जो इंडिया है वो क्वाजी फेडरल है, जैसे कि हम पिछली लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो टर्म थी फेडरल फेडरलिज्म की जो कि इंडिया में फॉलो किया जाता है, इसको हम क्वाजी फेडरल बोलते हैं। और ये जो क्वाजी फेडरल की जो टर्म है ये हमें दी है केसी केसी वरे, WHERE। अब देख लेना इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये टर्म में उन्होंने बोला था कि इंडिया जो है ना तो फेडरल कंट्री में आता है ना तो वो यूनिटरी कंट्री में आता है। अब फेडरल क्या क्या मतलब हो गया? फेडरल का मतलब ये हो गया कि जो गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो टायर्स में डिवाइड की गई। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी पावर जो है वो नीचे सब
पार्ट्स में जो है वो शेयर की गई है, ताकि जो है हर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो अच्छे से वर्क कर सके। अब ऐसा भी नहीं है कि जो इंडिया जो है वो यूनिटरी है, यूनिटरी इन द सेंस कि ऐसा भी नहीं आप कह सकते कि सारी पावर जो है सेंटर के पास है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे हमें ब्लेंड देखने को मिलता है। एक तो हमें हमने ऊपर पढ़ा है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है, और यहाँ पे फेडरलिज्म में भी हमें ब्लेंड देखने को मिलता है। ये यूनिटरी और फेडरल जो हमारे पास सिस्टम है उसका ब्लेंड है। पूरी तरह से फेडरल भी नहीं है, पूरी तरह से यूनिटरी भी नहीं है। अब सिक्स पॉइंट हमारे पास क्या आता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो, कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस अगर यहाँ पे हमें लाना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी एग्जीक्यूटिव की भी बनती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही बनती है यहाँ पे। ठीक है, कि वो क्या रूल्स ला रहे हैं, क्या कमीशन बिठा रहे हैं, किस टाइप की पॉलिसीज बना रहे हैं, उसका लेखा जोखा, उसका पूरा हिसाब किताब जो है वो जनता जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही मांगेगी, एग्जीक्यूटिव से ही मांगेगी। किसी और से नहीं मांगेगी भाई तूने कैसा लॉ निकाला, कैसा तूने कमीशन बिठाई, कैसे बिठा दी। ये सब काम जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बनती है। फिर उसके बाद सिक्स पॉइंट है हमारे पास, सॉरी सिक्स नहीं, यहाँ पे सेवंथ पॉइंट है हमारे पास, फ्यूजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब देखो, यहाँ पे क्या है कि लेजिस्लेचर के अपने एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन है और एग्जीक्यूटिव के अपने एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन है। मतलब लेजिस्लेचर अपने हिसाब से काम करेगा और एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से काम करेगा। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है कि लॉज को एग्जीक्यूट करना, और लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? लॉज को, आप कह सकते हो, फ्रेमवर्क डिसाइड करना, पॉलिसीज कैसी रहने वाली हैं, ये लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इंडिया में जो है एक या दो या तीन पार्टीज तो है नहीं, देयर इज अ मल्टीपल पार्टीज। ठीक है, मल्टीपल पार्टीज हैं हमारे पास यहाँ पे। हमारे पास बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, रीजनल पार्टीज बहुत सारी हैं, टीएमसी है, डीएमके है, और भी बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अभी पीछे हमारे पास आई तमिलनाडु में, जो एक्टर विजय थालापति ने वो की लॉन्च की, जिसका नाम है तमिलनागा वैत्री का जगम, वो अभी हमारे पास पार्टी आ रही आई है। ठीक है, तो बहुत सारी पार्टीज हमारे यहाँ इंडिया में जो है वो टाइम के साथ साथ इवॉल्व भी हो रही हैं और हो भी चुकी हैं। तो इंडिया में सिर्फ एक या दो पार्टी नहीं है, इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज भी हैं, और भी पार्टीज जो हैं वो बन भी रही हैं, इवॉल्व भी हो रही हैं टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में। तो एट पॉइंट अब डिस्कस करते हैं, चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि हम पिछली वीडियोज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, हमारे संविधान में ऑलरेडी दिए गए हैं कि जिनको जो है एक पर्टिकुलर सिटीजन जो है वो इंजॉय करेगा, राइट्स को इंजॉय करेगा। एक टाइप का ये फंडामेंटल राइट जो है ये गारंटी प्रोवाइड की गई है सिटीजन्स को, कि आप जो है अपने लिबर्टी को आप इंजॉय कीजिए, फ्रीली इंजॉय कीजिए, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होगा। अगर एक पर्सन आपके फंडामेंटल राइट्स को, या गवर्नमेंट जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है वायलेट करती है, तो यहाँ पे आप जो है वो कर सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लेकर जा सकते हो और इस चीज की आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद नाइन्थ पॉइंट आता है हमारे पास, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब देखो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वोट वोट कास्ट करने की कितनी एज हुआ करती थी इंडिया में? 21 ईयर्स। फिर उस 21 ईयर्स को यहाँ पे घटा दिया गया और 18 साल कर दिया गया। अब 18 साल का जो बंदा है वो भी वोट कास्ट कर सकता है और अपने मन मर्जी का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुन सकता है। ठीक है, जो कि उसको लगता है कि उसके वेलफेयर या उसकी पर्टिकुलर कम्युनिटी को डेवलप करने का काम करेगा। अब टेंथ पॉइंट है हमारे पास, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द कॉम्पिटिटिव लेवल ऑल्सो। तो जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है कि देखो, क्या होता है कि जुडिशियल का क्या मतलब हुआ? जुडिशियल का मतलब हुआ जुडिशरी से लिंक हो रहा है ये। ठीक है, मतलब जो इंडिया में जो जुडिशरी है, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी है। फॉर एग्जांपल आप सुप्रीम कोर्ट देख लो, वो एक्ट करती है एज अ एपेक्स बॉडी, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जो है कोई भी ऐसा लॉ जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वायलेट कर रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ट्रिगर कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो है खिलाफ जा रहा है, तो यहाँ पे जुडिशरी के पास पावर है कि वो उस पर्टिकुलर बिल को, सॉरी, पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक्ट को नल एंड वाइड घोषित कर सकती है, उसको क्वाश कर सकती है। ठीक है, उसको खत्म कर सकती है, सिरे से खारिज कर सकती है। ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, फिर उसके बाद है इंटीग्रेटेड एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। अब इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड और इम्पार्शियल जुडिशरी है। अब देखो क्या होता है कि इंटीग्रेटेड और इम्पार्शियल जुडिशरी का मतलब क्या हुआ?
कि यहाँ पे जुडिशरी जो है वो कोई भी पार्शियलिटी नहीं यहाँ पे करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो दायरे के अंदर जो उनको अपनी जजमेंट पास करनी होगी वो करेंगे, ठीक है। वो ये नहीं देखेंगे कि फलाना आदमी इस बैकग्राउंड से आ रहा है तो इसके पक्ष में हम जो फैसला सुना देंगे, नहीं, यहाँ पे कोई पार्शियलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। और ऊपर से इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब आप जैसे लोअर कोर्ट्स में आपके मतलब का आपको आप कह सकते हो रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। आप और आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है आपके साथ अन्याय हुआ है, या आपको जो है जुडिशरी ने आपका केस जो है वो अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया है, तो यहाँ पे आप अपना केस लोअर कोर्ट से आप मूव करवा सकते हैं हायर कोर्ट में। और हायर कोर्ट में आपके जो केस होगा उसकी दोबारा से हायरिंग होगी। और यहाँ पे हायर कोर्ट से भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो आप फाइनली सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस लेकर जा सकते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हमारे पास है फीचर्स ऑफ वेस्टमिंस्टर मॉडल। जैसे कि हमने डिस्कस किया फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वैसे ही हमारे पास है फीचर्स ऑफ वेस्टमिंस्टर मॉडल। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। तो क्या बोल रहे हैं, द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी, कैन मेक और अनमेक लॉ। और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम जो है उसके पास आप कह सकते हो पावर है कि वो जो है लॉज को बना भी सकती है और लॉज को जो है वो डिस्कार्ड भी कर सकती है, ठीक है। दूसरा, कोई भी दूसरी बॉडी जो है, ठीक है, उसको फोर्स नहीं कर सकती। इवन की जुडिशरी भी उसको फोर्स नहीं कर सकती कि तू भाई लेजिस्लेशन कोई भी रूल जो है वो कैसे बना रहा है, कोई भी पॉलिसी जो है वो कैसे फ्रेम कर रहा है। देखो, अपने वो हैं उनके पावर्स हैं, अपनी अपनी डिवाइड की गई हैं उनको। तो जो पार्लियामेंट है वो अपनी पावर्स के हिसाब से काम करेगा। उसको कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी जुडिशरी उसको ओवरराइड नहीं कर सकती, उसको फोर्स नहीं कर सकती कि तू जो है अपना काम ना कर। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। द सिस्टम यूजली हैज टू हाउसेज, द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। अब देखो क्या है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल में भी हमें बाइकैमरल सिस्टम हमें देखने को मिलता है कि जिसमें हमारे पास दो हाउसेस देखने को मिलते हैं मेनली। जो है हमारे पास लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द कॉमन्स, जिसको हम हमारे इंडिया की भाषा में लोकसभा कहते हैं, ठीक है। लोकसभा कहते हैं, कहाँ गया, हाँ, लोकसभा कहते हैं। और दूसरा है अपर हाउस। अपर हाउस को क्या बोलते हैं वहां पे वेस्टमिंस्टर मॉडल में, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, ठीक है, जिसको हमारी इंडियन भाषा में राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, द लोअर हाउस होल्ड्स द ग्रेटर पावर स्पेशली इन मैटर्स ऑफ फाइनेंस एंड फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। अब बोल रहा है कि जो लोअर हाउस है, ठीक है, उसके पास कुछ ज्यादा पावर्स होती हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द अपर हाउस, ठीक है। जो लोअर हाउस है वो अपना जो मैटर्स है स्पेशली अपना डिसीजन पास करती है मैटर्स का मैटर्स पर जो कि रिलेट करते हैं फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड, और गवर्नमेंट फॉर्म करने से रिलेटेड। अब है हमारे पास कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब क्या बोल रहा है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोअर हाउस। ये बोल रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करेंगे। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोई भी अगर कमीशन बिठाता है, कोई भी अगर आप कह सकते हो पॉलिसीज निकालता है, ठीक है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही होगी, ठीक है। लोग जो है क्वेश्चंस जो है वो सरकार से ही करेंगे, वो जुडिशरी या फिर वो किसी भी दूसरी इंस्टीट्यूशन से नहीं करेंगे। वो जो गवर्नमेंट होगी जो सेंटर में बैठी होगी उसी से सवाल करेंगे, कोई अगर पॉलिसी जो है वो गलत बन जाती है तो। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इफ द हाउस passes a vote of no confidence, the entire cabinet must resign। अब वेस्टमिंस्टर मॉडल का एक बहुत अच्छा फीचर है कि अगर हाउस, ठीक है, अगर हाउस जो है पास कर दे नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, किसके खिलाफ, जो करंट जो गवर्नमेंट वहां पे चल रही होगी, ठीक है, जिस गवर्नमेंट का वहां पे राज होगा, तो यहाँ पे जो इंटायर कैबिनेट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो काम करें प्राइम मिनिस्टर के अंडर, उन सभी को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है एक किस्म का वो विश्वास नहीं जीत पाए ऑपोजिशन का। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास सेरिमोनियल हेड ऑफ द स्टेट एंड रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, द हेड ऑफ द स्टेट, किंग, क्वीन और प्रेसिडेंट प्लेज अ सिंबॉलिक अथॉरिटी विद लिमिटेड पावर्स। बहुत आसान है, जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बोला कि यहाँ पे जो किंग, क्वीन और प्रेसिडेंट हैं वो एक्ट करेंगे एज अ सिंबॉलिक रोल। सिंबॉलिक रोल मतलब साइन करने का रोल यहाँ पे होगा उनका, और उनकी पावर जो होंगी वो लिमिटेड होंगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है, द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव
अथॉरिटी एंड लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को जो है चलाने का काम जो है वो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर करेगा, और कुछ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो मेन पावर्स हैं वो वेस्ट की जाएंगी बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, उसके पास ही एक्चुअल पावर्स हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है इंडिपेंडेंट एंड नेचुरल सिविल सिविल सर्विस। अब क्या बोल रहा है पहला पॉइंट, द ब्यूरोक्रेसी इज पॉलिटिकली न्यूट्रल, प्रोवाइड्स एक्सपर्ट एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे। देखो क्या बोल रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो असल में वही एक स्टेट को जो है, एक पर्टिकुलर कंट्री को जो है चलाने का काम करते हैं। ठीक है। तो इस स्टेज में आप कह सकते हो कि जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है, उसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं। उनको ये नहीं होता कि एक पर्टिकुलर, अगर वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगे तो उसके फेवर के लिए काम करेंगे तो कोई दूसरी पार्टी जो आएगी वो उनको जो है उनकी पोस्ट है उनको फिर रिजाइन करना पड़ेगा या उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वो किसी भी प्रेशर के अंडर यहाँ पे काम नहीं करते, वो एक्सपर्ट एडवाइस के अंदर काम करते हैं। और जो गवर्नमेंट होती है उसके अंडर वो काम करते हैं, मतलब कोई प्रेशर लेकर काम नहीं करते हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, जैसे उनको अच्छा लगता है वो एडवाइस वो गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आ रहा है, दिस इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन द गवर्नमेंट चेंज। अब यही बोल रहा है कि अब यही बोल रहा है कि गवर्नमेंट तो देखो चेंज होती रहेगी, ठीक है, गवर्नमेंट का तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, उन उनका काम करने का स्टाइल, उनके काम करने का पैटर्न जो है वो चेंज नहीं होगा। उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाला जाएगा किसी भी एक गवर्नमेंट के या किसी भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। ठीक है। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 6 हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, द सिस्टम रिकॉग्नाइजेस द रोल ऑफ फॉर्मल ऑपोजिशन दैट द क्वेश्चन क्रिटिक्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास, हमारे इंडिया में भी यही सिस्टम है कि हमारी जो पार्लियामेंट है, स्पेशली जो लोकसभा है, वहां पे आप देखोगे कि ऑपोजिशन भी होता है और गवर्नमेंट भी होती है। ठीक है। गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर्स होते हैं और ऑपोजिशन के भी मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है। तो ऑपोजिशन कहीं ना कहीं एक टाइप का प्रेशर एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर या जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर। वो उसको क्वेश्चंस पूछता है कि आपने जो पॉलिसी निकाली उसमें हमें ये खामियां दिख रही हैं, आपने इन खामियों के ऊपर क्या काम किया, क्या स्टेप्स लिए, और कब तक आप उन स्टेप्स को लोगे, या कब तक आप उन पॉलिसीज को दोबारा से रिकंसीडर करोगे। ठीक है। तो एक टाइप का क्या हो गया, रीजनिंग जो कि की जा रही है ऑपोजिशन के द्वारा, और अकाउंटेबिलिटी जो है इंश्योर की जा रही है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। समझ आई। तो चलिए अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, द लीडर ऑफ अपोजिशन इज सीन एज ए अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। वही बात होगी कि जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो अपोजिशन को एक टाइप का आप कह सकते हो हेड कर रहा है, ठीक है, उसको प्राइम मिनिस्टर का अल्टरनेटिव देखा जाता है। कि मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर किसी टाइम पे अगर अपनी मेजोरिटी जो है वो नहीं वो कर पाएगा, साबित कर पाएगा पार्लियामेंट में, तो उस टाइम पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट कर लिया जाएगा। तो चलिए सेवंथ पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है, द रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशंस। अब पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, द सिस्टम ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल दैट नो वन इज अबव द लॉ इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। यही बोल रहा है कि किसी भी एक कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का यही काम होता है कि यहाँ पे किसी भी एक पर्सन का जो है राज ना चले, कॉन्स्टिट्यूशन का राज चले। हर एक पर्सन जो कि किसी भी एक स्टेट में, किसी भी एक कंट्री में एग्जिस्ट कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अंदर ही काम करे। वो मन मर्जी से अपना मतलब यहाँ पे रूल नहीं जमा सकता। यहाँ पे जंगल जंगल राज नहीं चलेगा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे रूल चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को मानना ही पड़ेगा लोगों के द्वारा, कोई और उनके पास चारा नहीं है। तो अगला पॉइंट है हमारे पास, मैनी प्रैक्टिसेस लाइक अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर आर बेस्ड ऑन कन्वेंशंस नॉट ऑलवेज रिटन इन द लॉ। अब ये बोल रहा है कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो, प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो वो वेस्टमिंस्टर मॉडल में क्लियरली उसको डिफाइन नहीं किया गया है। वो पहले से कन्वेंशन, जो पहले से रूल्स जो चले आ रहे हैं ना, उन्हीं को फॉलो किया जाता है। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको एग्जाम में जरूर आप इसको इलेबोरेट करके बनाइएगा, तो आपको जो है वेटेज थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी यहाँ पे।
अब हमारे पास है डिफरेंस इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच का। तो ये आप खुद डिस्कस कर लीजिएगा, ये हमने पिछली दो स्लाइड्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जस्ट आप इसको रीड कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पीपीटी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करो और दोबारा से देखो उस पर्टिकुलर पॉइंट को। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन तो खुला ही है, आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो मेरे से। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे को दीजिए इजाजत। ओके बाय।